आपका इस विद्यालय परिवार तथा फन चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं एसपी सिंह आप लोगों के सामने हाई स्कूल फाइनल के बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर मानव शरीर संरचना से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अब मानव शरीर संरचना आप लोग जानते हैं, जिस तरह से एक संयंत्र होता है और छोटे छोटे चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है, उसी तरह से मानव शरीर ऊतक, कोशिकाओं और अंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो कई अंगों को मिलाकर के जो है अंग तंत्र बनते हैं। सबसे पहले आप देखें कि कोशिकाओं को मिलाकर के ऊतक जो समान प्रकार से कार्य करती हैं, और कई ऊतक एक प्रकार के कार्य समान रूप से काम करते हैं, तो उनको मिलाकर के हम अंग कहते हैं। और जब कई अंग मिलकर के एक विशेष कार्य का रूप देते हैं तो उन्हें हम अंग तंत्र कहते हैं। इसी तरह से मानव का शरीर जो है मिलाकर के 11 अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें कि कौन कौन से अंग तंत्र हैं। थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। यह देखिए, तो मानव शरीर संरचना में सबसे पहले आप देखिएगा अध्यावरण तंत्र। अध्यावरण तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में जो संपूर्ण शरीर को ढके रहता है उसे हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे त्वचा, दूसरा आता है मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र, और मस्कुलर सिस्टम में आरेखित पेशी, रेखित पेशी, हृदय पेशी, 3 पेशियां होती हैं। रेखित पेशी आरेखित पेशी हृदय पेशी, और तीसरा आता है स्केलेटन सिस्टम, तंत्रिका, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम में संपूर्ण शरीर की हड्डियां होती हैं जो शरीर को आकृति और आकार देती हैं। सारे शरीर की अस्थि। और चौथा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है भोजन मुख के अंदर ग्रहण करने से लेकर के पथ्य द्वारा भोजन जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बाहर निकलने की क्रिया जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। पाचन तंत्र,
जैसे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो लकीर ये जो लिखे है ना, यही नीचे लिखा है, ऊपर ना लिखा है। अब आए नहीं, ठीक है। अब इधर बस ये पूरा है जी। अच्छा खाली एक ऊपर ना जाए। अब अच्छा अच्छा। पांचवा तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में वे होते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस संपूर्ण क्रिया में आने वाले तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। इनमें दो होते हैं सहायक ग्रंथियां अंग और दूसरे होते हैं मुख्य अंग। मुख्य अंग में फेफड़ा होता है और सहायक में नाक से लेकर के और ट्रेकिया तक ये सब जो है सहायक में होते हैं। फेफड़ा तथा ट्रेकिया इत्यादि। छठवां आता है स्क्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में वह अंग आते हैं जो श्वसन क्रिया के दौरान या जो शरीर में कुछ ऐसे वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, तो इस क्रिया में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जन अंग कहते हैं। मुख्य रूप से जो है उत्सर्जी अंग वृक्क है और इसके अलावा त्वचा है, लीवर है, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा इत्यादि। अगला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वह तंत्र जो शरीर में जो है ऑक्सीजन को जो है शरीर के विभिन्न हर भागों में पहुंचाते हैं, जहां पर जाकर के जो है ऊतकों में वो ऑक्सीजन जो है विनिमय होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया में जो है ये सभी अंग आते हैं जिनमें मुख्य रूप से जो है हार्ट यानी हृदय, वाहिनियां, रक्त, ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है एंडोक्राइन और क्राइन। अंतःस्रावी तंत्र।
अंतःस्रावी तंत्र में कि वह ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव सीधे जो है रक्त में छोड़ दिए जाते हैं और इनका एक लक्ष्य या टारगेट अंग होता है, वहीं पर जाकर अपनी क्रिया करते हैं और शरीर की उपापचय क्रियाओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले तंत्र को जो है एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तो ये ग्रंथियां जो होती हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब अगला तंत्र आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें वह तंत्र आते हैं जो जनन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं और जिससे संतान उत्पत्ति होने की संभावना होती है। इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल अंग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें जो है मुख्य अंग वृषण है और जो है इसकी सहायक ग्रंथियां तथा सहायक अंग जैसे एपिडिडाइमिस ग्रंथि है, सेमिनल वेसिकल्स है, तो ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें मेल और रिप्रोडक्टिव ऐसे टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग, ओवरी, ओवरी, तो ये सब जो है मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ये अपना मिलकर के जनन तंत्र बनाते हैं। अगला तंत्र आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में वह तंत्र होते हैं जो संपूर्ण क्रियाओं का संचालन करते हैं। इनका होना अनिवार्य है। जिस तरह से विद्युत तार होते हैं ये सभी जगह जो है लाइट देते, प्रकाश देते हैं और जो है संचालित करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को संचालित करने वाले अंग जो हैं वो नर्वस सिस्टम होते हैं, इसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंग जो होता है रीढ़ रज्जु, तथा मस्तिष्क है। और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं आती हैं। अगला तंत्र आपका आता है वो तंत्र होता है जो शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, इसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र में ये विभिन्न रोगों से जो है शरीर में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसी कारण इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसमें आती हैं मास्टर कोशिकाएं, तथा
श्वेत रक्त कणिकाएं WBC तथा लिम्फोसाइट तो ये चीजें होती हैं। अब इसके अलावा आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसा अभी मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी प्राणी मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। पाचन प्रसूचन स्वंगीकरण के पश्चात जो है वो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन तो नहीं हो पाता है। जो पाचन होता है जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर की तरफ जो है निकाल दिए जाते हैं। इसे बहिक्षेपण क्रिया कहलाती है। तो इसके अंतर्गत जितने अंग आते हैं उनको जो है हम पाचन तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पाचन तंत्र में जो है इसे देखा गया डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम। और अगला आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम में फर्स्ट पार्ट है माउथ, मुख। दूसरा पार्ट है ग्रसनी, फायरिंग्स। ARYNEX फायरिंग्स। तीसरा पार्ट है ग्रसिका, ओसियोफेगस। चौथा पार्ट आता है स्टमक, उदर। और पांचवा पार्ट होता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है अगला तंत्र देखें, अगला भाग लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत। तो ये रहे आपके एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम के पार्ट। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखें तो ये आती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। फर्स्ट पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि। दूसरा आता है लीवर। यकृत से कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है पैंक्रियाज। चौथा पार्ट पैंक्रियाज है। चौथा पार्ट आपका आता है लीवर।
पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अलावा चौथा पार्ट तो बाद अच्छा, हाँ इतने पार्ट हो गए। अब आगे हम देखते हैं कि इनका अलग अलग थोड़ा भाग जो है हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुख, माउथ पार्ट। मुख, मनुष्य का मुख जो है 2 ओठों द्वारा घिरा हुआ होता है और 2 ओठों के द्वारा जो है बाहर खुलता है कि मनुष्य के मुख के अंतर्गत जो है दांतों की पंक्तियां जो ऊपरी और निचले जबड़े पर लगी रहती हैं, तो एक दरार नुमा होता है। उसके अंदर जो है एक जिह्वा होती है जो पत्ते की भांति होती है। जिह्वा का जो है अगला भाग स्वतंत्र होता है, पिछला भाग जो है जुड़ा हुआ होता है। तो जिह्वा जो होती है, जिह्वा के नीचे जो है सैलीवरी ग्रंथि यानी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार का स्राव होता है। अब इसके अलावा देखते हैं दांतों की जो पंक्तियां होती हैं। दांतों की पंक्तियों में जो है ये भोजन तोड़ने, फोड़ने, चबाने का काम करती हैं। और इसमें दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। रत्नक हैं, कृंतक हैं, अग्र चवाणक हैं, चवाणक हैं। जैसे दांतों के प्रकार में आप देखें, रत्नक, कृंतक, अग्रचवाणक, चवाणक। मुख के सामने की तरफ जो दांत होते हैं थोड़ा चौड़े आकार के होते हैं, उन्हें रत्नक, उसके पश्चात कृंतक जो थोड़ा लंबे दांत होते हैं और ये काटने का काम करते हैं। अग्र चवाणक जो दांत होता है कृंतक के पश्चात होता है। और इसके अलावा जो है और दांत जो है वो आते हैं चवाणक, जो चौकोर आकार के होते हैं। ये भोजन को जो है कूटने पीसने का काम करते हैं। ये जो है इनके दांतों द्वारा जो है भोजन को बार बार चबाया जाता है। ये चबाने का जो है ये दांत काम करते हैं। इसके अलावा अब आता है अगला अंग जिह्वा। जिह्वा भी आप बताए हैं कि जिह्वा पत्ते जैसी होती है और आगे की भाग जो है स्वतंत्र होती, पिछला भाग जो है जुड़ा हुआ होता है। उसी के नीचे जो होती है सैलीवरी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो लार का स्राव करती हैं। और भोजन के द्वारा जो भोजन होता है बार बार जिह्वा के माध्यम से दांतों तले ले जाया जाता है। जिह्वा जो है बोलने का काम करती है। बोलने में भी जो है जिह्वा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जिह्वा जो है भोजन को बार बार जो है दांतों तले ले जाने का भी काम करती है। अब इसके अलावा जो है अगला अंग आपका आता है ग्रसनी। मुख के द्वारा चबाए गए भोजन को जो है जिसमें लार पूर्ण रूप से मिल जाता है, वो सबसे पहले जो है ये भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी के पास पहुंचने पर दो चीज़ें होती हैं, यानी 2 स्थान होते हैं। पहला भाग होता है ग्रसनी, अब उसके समक्ष से जुड़े हुए भाग जो होते हैं
वो जो श्वसन से संबंधित होते हैं, और वहाँ पर जो है एपिग्लॉटिस पार्ट होता है जो एक पत्ते जैसा होता है। तो वहाँ पर जब भोजन पहुँचता है तो ग्रसनी का मार्ग खुल जाता है और उसके ऊपर जो है जो श्वसन वाला पार्ट होता है एपिग्लॉटिस चिपक जाता है, इसे भोजन आसानी से हम निगल लेते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जो है भोजन का कुछ कण जो है श्वसन नाल में प्रवेश होने लगता है, जिससे हमें जो खांसी आ जाती है। तो इसके अलावा अगला दूसरा पार्ट आता है, वो कहलाता है ग्रसिका। ग्रसिका जिसकी लंबाई लगभग जो है 12.5 सेंटीमीटर होती है। तो इस पार्ट में जो है वो भोजन कहीं पर रुकता नहीं है, सीधे जो है सरकता हुआ आहार नाल में कि जो है सबसे पहले पार्ट स्टमक में पहुंच जाता है। इसमें कोई ना कोई पाचन क्रिया होती है और ना कोई जो है कहीं भोजन रुकने का स्थान होता है। इसमें क्रमांकुंचन गति के द्वारा भोजन सरकता हुआ जो है वो पेट उदर में पहुंच जाता है। अब अगला पार्ट आता है स्टमक। उदर, तो उदर के जो है मुख्य रूप से सबसे बड़ा भाग होता है जो सामने की तरफ होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, कार्डियक। दूसरा पार्ट होता है पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट और तीसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं बुधनी पार्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है इसके 3 भाग यही भाग होते हैं। तो इस पार्ट में जो है ये 3 भाग जो है ये आमाशय के होते हैं। आमाशय में भोजन जो है कुछ समय तक पड़ा रहता है और इन्हीं पार्ट से जो है इसी जो है आमाशय के जो पार्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब आमाशय की दीवार से जो है एक रस का स्राव होता है जिसे आमाशयी रस कहते हैं। उस प्रकार से एंजाइम ये सब और जो पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पार्ट देखिएगा, आपका आता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ये कहते हैं वो ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी जो उल्टे सी आकार का होता है। ग्रहणी, ग्रहणी उल्टे सी आकार का होता है। इसमें 2 ग्रंथियां आकर के खुलती हैं। पहले छोटी आंत की ग्रंथियां होती हैं और अगला होता है पैंक्रियास से निकलने वाले रस, इसी में जो है आकर के मिलते हैं। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, सीकम। सीकम पार्ट जो होता है ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो छोटी उंगली जैसी संरचना होती है इसे अंधनाल भी कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट में जो है पहले जो है जब जो है शाकाहारी लोग भोजन करते थे तो जो है इसमें
सेल्यूलोज का पाचन होता था, ये अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही, इसलिए इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। जब किसी बस इसमें भोजन चला जाता है तो क्या होता है कि जो है आगे निकल नहीं पाता है, इसलिए वो भाग सड़ने लगता है। इसी कारण जो है इसे अंधनाल भी कहते हैं। और जो है इसे भोजन चले जाने पर अपेंडिक्स रोग हो जाता है, इसे डॉक्टर लोग काट कर निकाल देते हैं, इसलिए ये पुष्पाणु कहते हैं सीकम। तीसरा पार्ट होता है जेजुनम। ये आहार नाल का ये सबसे बड़ा पार्ट ये भी होता है, इसे हम कहते हैं मध्यांत। इसमें जो है भोजन कुछ समय के लिए जो है थोड़ा वो रुकता है, और इसी पार्ट से लगभग जो है ज़्यादातर आंतरिक रस निकलते हैं जो भोजन के पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। और अगला पार्ट आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखें, इसके भी जो है ये जो है इसे बड़ी आंत भी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई जो है लगभग जो है 1.5 मीटर तक होती है, और इसका जो है आकार चौड़ाई जो है 4 या 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये फोल्ड नुमा होती हैं। ये छोटी आंत की चारों तरफ जो है ये इसका आकार होता है। तो इसके जो है 3 पार्ट इसमें भी बताए गए हैं। तो अंतिम पार्ट इसका जो होता है इसे कहते हैं मलाशय कहते हैं। वहीं पर भोजन जो है अंतिम पाचन के पश्चात जो भोजन को पहुंचता है, इसे गुदा के मार्ग रास्ते से जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस इतने पार्ट जो है आंत के होते हैं। तो ये गुदा पार्ट जो होता है ये अंतिम पार्ट होता है, जिसके माध्यम से जो है भोजन निकाले जाते हैं। तो ये आपके रहे संक्षिप्त रूप से जो बताए हैं, ये जो है पाचन के जो है सेकंड पार्ट आहार नाल। अगला पार्ट देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये पाचन ग्रंथियां होती हैं। ये अपना स्राव जो है सीधे आहार नाल के विभिन्न भागों में छोड़ देती हैं। तो सबसे पहले पाचन ग्रंथि में हम थोड़ा बहुत आपको ले चलते हैं। वो पाचन ग्रंथि इसे कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवरी ग्लैंड जो होती है ये लार का स्राव करती है। इसमें लार में ज़्यादातर मात्रा में पानी होते हैं और कुछ टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसेकेराइड उसको डाइसेकेराइड में परिवर्तित करने का काम करता है, जिससे भोजन जो है हल्का सा मीठा होता है। अब इसके पश्चात जो है हम इसी टॉपिक पर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।